हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और उनका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो लास्ट टाइमिंग में उन्हें लगता है कि वो किसी तरीके से अधूरा रह गया। तो देखिए हम इसमें बात करने हैं वाले हैं 15 वेज़ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब आपको ऐसे 15 तरीकों के बारे में हम यहाँ बताएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मतलब 90 टू 95 या 90 टू 100 मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं या फिर 90 टू 100% मार्क्स आप एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। अब वो 15 तरीके क्या हैं देखिए, बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद अलग अलग साइट्स से खोजने के बाद तब जा कर के मैंने ये सारे डाटा कलेक्ट किया है। तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट आपका आता है इस तरीकों में, इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है वो है स्टार्ट विथ अ प्रिपरेशन शेड्यूल। मतलब क्या करना है, हमें एक प्रिपरेशन स्केड्यूल बना लेना है। ठीक है, प्रिपरेशन स्केड्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्केड्यूल का मतलब ये नहीं समझना है कि आपको हर एक दिन का अपना स्केड्यूल बनाना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे प्रिपरेशन स्केड्यूल का मतलब है कि आपको अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो स्केड्यूल बनाना है ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाना है। और ये देख करके इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि जैसे आपके एग्ज़ाम में अगर आपके पास 30 डेज़ हैं तो इन 30 डेज़ के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सिलेबस को आपको कवर अप करना है। प्लस ये आपको जैसे आपको क्या करना है, 20 डेज़ में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर अप करना है। प्लस आपको 10 डेज़ जो हैं वो PYQs को सॉल्व करने के लिए, प्लस जो सैम्पल पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और जो आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिनमें आपको अभी बहुत ज़्यादा डाउट है या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इन सारे के लिए आपको 10 डेज़ भी देना है ताकि आप सही तरीके से पूरी प्रिपरेशन कर सकें और आपको ऐसा ना लगे लास्ट टाइम में जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है उसके एक दिन पहले ऐसा ना लगे कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है या कुछ ऐसा अधूरा रह गया है। क्योंकि आप प्रॉपर स्केड्यूल बनाएंगे कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, हर एक जो चैप्टर्स हैं वो आपके सही तरीके से लर्न हो चुके हों। तो ये तो हमारा फर्स्ट हमारा तरीका था जिससे कि हम एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट तरीके की देखिए बात करें तो वो है नेक्स्ट स्टेप कि फोकस ऑन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको पूरे दिन भर का अपने जो दिन भर में जो भी आप करेंगे उसका स्केड्यूल बना लेना है। स्केड्यूल बना लेना है मतलब कि आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको जैसे कि आपके पूरे दिन भर में आपके पास अगर 10 आवर्स बचे हुए हैं पढ़ने के लिए तो आपको इसको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपको प्रॉपर आपके 5 सब्जेक्ट्स अगर हैं तो हर एक सब्जेक्ट पे 2 आवर का आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को 5 घंटे का समय दीजिए और किसी एक सब्जेक्ट को आधे घंटे का, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैथ जो है आपका वीक है, तो आपको इस पे 2 की जगह पे आप 2 आवर की जगह पे 2.5 आवर का टाइम इसमें दीजिए। और अगर आपका हिंदी जो है वो आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे जो आपका 2 आवर था इसको 1.5 करके मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैनेजमेंट बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर देखिए थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो नो योर वीक एरियाज़, यानी कि आपको आपका वीक एरिया जो है वो पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मेरा वीक एरिया जो है वो मेंसुरेशन है। ठीक है, तो मेंसुरेशन अगर मेरा वीक एरिया है तो ये जो 10 डेज़ मैंने रखा हुआ है, इन 10 डेज़ में मैं अपने मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सही तरीके से क्लियर कर लूँगा। या फिर जब भी आप ये 2 घंटे या 2.5 घंटे रख रहे हैं मैथ के लिए तो इसमें 2 घंटे आप सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिए और फिर आधे घंटे जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करें तो देखिए
लेकिन अगर आप वीक एरियाज़ में बात करें, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसको ब्रॉड लेके चलेंगे कि मेंसुरेशन आपका ये तो पर्टिकुलर हो गया कि कोई एक सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट है। जैसे मुझे लगता है कि सोशल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सोशल के लिए आप जो जान गए कि आपका वीक एरिया ये है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। और जो भी कोई एक सब्जेक्ट आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस पर थोड़ा सा कम टाइम देना है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए और अपने वीक एरियाज़ को पकड़ करके चलेंगे। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर की बात करें तो देखिए आपको क्या करना है कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, तो आप उसके PYQs उठाइए और वहाँ से आप देखिए कि आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आपसे या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने बुक से कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए और फिर आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और अगर वो सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है प्रिपेयर योर स्टडी नोट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी नोट्स को हमेशा प्रिपेयर करके चलना है। ये नहीं आपको करना है कि आप जो है नोटबुक से कर लेंगे या फिर किसी की कॉपी लेकर के कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको अपने स्टडी नोट्स को प्रिपेयर करना है। और स्टडी नोट्स को प्रिपेयर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको इसमें क्वेश्चन आंसर जो है लिखना है ना। इसका मतलब होता है कि आपको अपने लैंग्वेज में, जैसे कोई क्वेश्चन है सर ने लिखवाया और आपको उसमें कुछ अलग चीज़ें मिली, तो आप उसको अपने लैंग्वेज में, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। ये नहीं कि इंग्लिश या फिर जो सर लिखवा रहे उस लैंग्वेज ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और सर ने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए एडोर मतलब होता है लव, ठीक है, तो आप इसको लव भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको प्यार भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अपने नोट्स में चीज़ों को लिखना है अपने अकॉर्डिंग, ना कि सर के अकॉर्डिंग या फिर किसी और के अकॉर्डिंग। तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि आपने जो है किन किन जगहों पे चीज़ों को नोट किया है और किन किन जगहों पे आपको चीज़ों को लर्न करना है। जैसे अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है कि ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करें, आप उसके सामने ऐसा स्टार बना दें। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा नहीं है। कभी कभी क्या होता है क्लास में सर जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाते हैं और बोलते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसके सामने इम्पॉर्टेंट ऐसा लिख दीजिए या फिर उसके सामने डबल स्टार बना दीजिए। तो ये आपके नोट्स जो होंगे बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इसलिए अपने नोट्स खुद बनाइए, कभी दूसरे के नोट्स को कॉपी बिल्कुल मत कीजिए। फिर 6 जो हमारा टिप है वो है एक्सप्लेन द लेसन्स टू समवन एल्स। ये बहुत ही कह सकते हैं पावरफुल टिप है। कैसे? तो देखिए जब हम किसी और के सामने किसी भी लेसन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जो हमारे सामने बैठा हुआ है हम उसको समझा रहे होते हैं, तो उसको समझाने के लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो लेसन्स हैं ये किसी और को एक्सप्लेन करने चाहिए। किसी और को मतलब अब ये तो नहीं है कि हम अपने गली मोहल्ले के किसी को उठा लेंगे, नहीं। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके जो डाउट्स हैं आप उनको क्लियर कीजिए, आपको जो आपके भी उस चैप्टर्स के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर हम देखिए बात करें 7th टिप की, तो वो है प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड टेक मॉक टेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, हमें सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल करना चाहिए। इससे हमारा जो फियर होता है, डर होता है, वो ख़त्म हो जाता है और सैम्पल पेपर्स को करने से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे रिवीजन हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे 10-15 मार्क्स जो होते हैं
वो तो हमारे सैम्पल पेपर्स और PYQs को सॉल्व करने से ही बन जाते हैं। फिर आइडेंटिफाई द स्कोरिंग सेक्शन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सेक्शन, जैसे आपका जो सिलेबस होता है उसमें मेंशन किया गया होता है कि किस सेक्शन से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी चैप्टर अगर स्कोरिंग है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कीप रिवाइजिंग, मतलब हमें यहाँ पे चीज़ों को हमेशा रिवाइज़ करते रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया आज चैप्टर 1, अब हम 15th डे पे कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है ये भूल जाना है। नहीं, ये हमें हमेशा रिवाइज़ करते रहना, बीच बीच में इसके क्वेश्चंस को उठा करके बिल्कुल रिवाइज़ करते रहना है। इससे हमारा पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लर्न रहेगा, जो नया पढ़ेंगे वो भी लर्न रहेगा। फिर 10th टिप की अगर बात करें तो ये है हैव अ प्रॉपर स्टडी स्पेस। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर है जो कि हमारे स्टडी को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर स्टडी स्पेस होना चाहिए। स्टडी स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास प्रॉपर एक ऐसा स्टडी टेबल होना चाहिए, और इस स्टडी टेबल पे ना तो कोई इसके आसपास ना तो कोई टेलीविज़न सेट होना चाहिए, ना कोई पीसी होना चाहिए, ना कोई मोबाइल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो ये तो हो गया कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, और आपको ऐसे जगह पे स्टडी करना है जहाँ पे और भी लोग अगर स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, और भी लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो इससे हमें उनको देख करके और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो नींद आ रही होगी वो भी आपकी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ऐसी जगहों पे आप बैठे जहाँ पे सारे लोग स्टडी कर रहे हो, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे कोई एक सो रहा हो, तो आप उसको देख करके जो है आपको भी नींद आने लगेगी। क्योंकि यही हमारी साइकोलॉजी जो होती है बिल्कुल कहती है कि अगर हमारे सामने वाला बंदा सो रहा है तो हमें भी फिर नींद वगैरह आने लगती है। तो ये है, तो हो गया टिप नंबर 10। फिर अगर हम बात करें टिप नंबर 11 की, तो डोंट अवॉइड योर टेक्स्ट बुक। हमें अपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है कि जो हमारे बुक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे बुक्स में ही सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली एग्जांपल्स के साथ, टॉपिक पिक्चर्स के साथ मेंशन होते हैं। तो इसलिए हमें अपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो यही करते हैं कि बुक्स को छोड़ देते हैं और जो श्योर सीरीज़ होते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनको ट्राई करते हैं और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने लगते हैं। नहीं, हमें टेक्स्ट बुक को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ पिक्चर्स की हेल्प से चीज़ों को डिस्कस किया गया होता है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर 12th टिप की बात करें तो ये यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा या फिर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमें अफेक्ट करता है या फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। फिर अगर 13 टिप की बात करें तो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी टॉपिक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं इसमें बहुत अच्छा करके आऊँगा। और अक्सर होता क्या है कि जिस टॉपिक पे वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वही टॉपिक उनका बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए कभी किसी टॉपिक पे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होने पे आपको लगेगा कि ये भी आता है, ये भी आता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो भी आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। फिर अगर हम बात करें 14 टिप की, तो देखिए 14 टिप है टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आपको ब्रेक ले लेना है। देखिए ये मैं नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि आजकल हम एकदम बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, इससे डिस्टेंस बनाए रखना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम अगर आप इंस्टा ऑन कर लीजिए तो आपके कब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो सोशल मीडिया है इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम है तो। नहीं तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कीप टाइम फॉर ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। आप अपने ब्रेक और रिलैक्सेशन के लिए टाइम रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके माइंड को ब्रेक और रिलैक्स नहीं मिलेगा तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप चीज़ों को लर्न तो करेंगे लेकिन वो लर्न नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो हैंग ओवर हो जाएगा। तो इसलिए ब्रेक और रिलैक्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप 1 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें 10 मिनट्स या 20 मिनट्स रिलैक्सेशन के लिए ज़रूर रखिए। उस टाइम पे आप थोड़ा बाहर, रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल यूज़ करने लगे या फिर गेम वगैरह खेलने लगे, नहीं, आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट वगैरह कीजिए या फिर एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। उससे क्या होगा कि आप बहुत ही सही तरीके से, आपका माइंड जो है वो ब्रेक ले पाएगा। फिर कुछ देखिए, यहाँ पे तो हमने 15 टिप्स की बात कर लिया, लेकिन कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए। तो देखिए वो टिप क्या है, तो वो है हमें सबसे पहला प्रॉपर डाइट लेना है। प्रॉपर डाइट क्यों लेना है, क्योंकि देखिए हेल्थ जो है वो सही होगी तभी हम सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है और हेल्थ हमारी डाइट पर डिपेंड करती है, इसलिए प्रॉपर डाइट हमारे पास होना चाहिए। फिर बात करें तो प्रॉपर स्लीप, ये देखिए प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो इससे होगा क्या, और प्रॉपर स्लीप किसको माना जाता है, तो ये 6 to 8 आवर्स को प्रॉपर स्लीप माना जाता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो इससे आप जब भी स्टडी करने चलेंगे तो उस टाइम पे आपको नींद आएगी या फिर आप आलसपन महसूस करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप का भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टिप है, चैलेंज योर सेल्फ। आपको कभी किसी और से कम्पीट नहीं करना है, इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप मत कीजिए, क्योंकि भाई अगर हम दूसरों से कंपटीशन नहीं रखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दूसरों से कंपटीशन के साथ साथ खुद को चैलेंज कीजिए। जैसे अगर आप पिछले कुछ दिनों में 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब आपको कोशिश करना है कि 10 मिनट में आपसे 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हों, तब आप जा कर के ग्रो अप कर पाएंगे। नहीं तो आप धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे, या फिर आप हो सकता है कि ऐसे कॉन्स्टेंट ही चल रहे हो, फिर आपके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि अगर आप 10 मिनट में पहले 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब 10 मिनट में आपके 12 to 15 क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फिर आगे है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और साथ ही साथ हमारा माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिवली वर्क कर पाता है। तो आई होप कि आपको ये जो सारे टिप्स हैं ये अच्छे लगे होंगे, और लास्ट वाले टिप्स के बारे में आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।